हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 13 मई और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या करिए, जाकर के टेलीग्राम चैनल जो भी अभी ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन करिए। वहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। बाकी यहाँ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसी चैनल में ही। अभी 2 दिन से नहीं डाल रही हूँ इसलिए बिकॉज़ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जा रही थी, उसको एडिट किया नहीं है, तो आज की मैं डाल दूँगी। बाकी अब डेली करेक्ट करके ही। बाकी चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ है कि राखी गढ़ी में भी आपको पता होगा राखी गढ़ी क्या है। सिंधु घाटी स्थल है जहाँ पे खुदाई हुई है और वहाँ पे कुछ हमारे मतलब एक फैक्ट्री की खोज की गई है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो वो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी और भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो 100% पूछ लिया जाता है। बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे, बेसिक करेंगे। बाकी बहुत डीप जाने के लिए हम लोग मैं अलग अलग वीडियो अपना क्रिएट कर दूँगी ताकि आपके लिए, बस थोड़ा इधर मैं बिज़ी चल रही हूँ। बाकी मैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो एक एक पॉइंट लेकर के आप लोगों से डिस्कस कर दिया करूँगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। क्या कह रहा है? उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। सही कह रहा है एकदम। उड़ान अब जब सोच ही लिया है, तय कर ही लिया है कि नहीं ये करना है, तो उड़ान तो भरनी ही पड़ेगी, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, चाहे कितनी भी बार असफल होना पड़े। बस यही है कि हमको क्या करना है, निराश नहीं होना है और आगे बढ़ते रहना है। और सपने जब डिसाइड कर ही लिए कि यही मेरा सपना है, यही मेरा फोकस है, इसी पर आगे बढ़ना है, तो खुद से भी लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे और सपनों को 100% पूरा करेंगे, क्योंकि क्या है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो लगे रहिए, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं आज का सेशन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, विश्व लूपस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये बहुत रेयरली है, सब नहीं जानते होंगे इस बीमारी के बारे में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्ल्ड लूपस डे है क्या, मतलब ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हर साल कब मनाया जाता है? 10 मई को मनाया जाता है, 10 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य यही है कि ये जो ये क्या है, एक स्वप्रतिरक्षी रोग है। स्वप्रतिरक्षी रोग है, ऑटो इम्यून बीमारी है ये। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये क्या किया जाता है, हर साल इसको मनाया जाता है। और ये जो बीमारी है ये हमारे ब्रेन, त्वचा, गुर्दा, शरीर के अन्य अंगों को भी क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। और इस बीमारी का जो कारण है वो भी पता नहीं चलता है कि किस कारण से हुआ है, ये भी अज्ञात रहता है। और इसके जो मतलब ये जो हार्मोन, जीन और पर्यावरण जैसे जो हैं कारक हैं जो इसके क्या है, कारण है, लेकिन एक्चुअली नहीं पता कि ये किस रीज़न से होता है। ये सारे हैं कि हाँ, हार्मोन की गड़बड़ी से, जीन, पर्यावरण जैसे कुछ कारक हैं इसके जो संदिग्ध में आते हैं, संदिग्ध कारण में काउंट किए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लक्षण क्या है, तो वही है कि थकान फील होने लगती है, चेस्ट पेन और अल्सर, माउथ अल्सर, और क्या कहते हैं कि पाचन संबंधी जटिलताएं, मेमोरी से संबंधित प्रॉब्लम्स, हृदय संबंधी, रक्त असमानताएं, ये सारे इसके क्या है, लक्षण हैं। जो आपको मेन आपका यही है कि अल्सर, थकान, चेस्ट पेन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मलेरिया 25 अप्रैल को। तो ये सब ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ही है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व तत्व थोड़ा सा गलत लिखा है, क्योंकि हिंदी का भी पेपर देना होता है, ऐसे तत्व रहेगा, क्योंकि प्रोनाउंस आप खुद करिए तो क्या होता है, तत्व, तत्व, इस तरीके से। तो ये जब आप वर्तनी आती है, वर्तनी शुद्धि आती है, तो ये ऐसे लिखा रहेगा तत्व, ये करेक्ट। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये देखिए ऐसे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली क्या
आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज किस राज्य में की है? तो ये हरियाणा में की है। कहाँ की है? हरियाणा में। राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल है। सिंधु घाटी स्थल पता ही होगा, पढ़ा ही होगा, क्योंकि हमारा जो एनिसेंट हिस्ट्री है सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ उसमें है ही। तो हरियाणा के राखीगढ़ी जो सिंधु घाटी स्थल है, यहाँ पर जो ASI है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 32 सालों से खुदाई का काम कर रहा था। अभी जाकर के इसने क्या किया, खुदाई के दौरान इसको क्या मिला, 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की वाली एक फैक्ट्री की इसने खोज की। क्लियर? इतना ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के साथ ही साथ यहाँ क्या मिला है, यहाँ तांबे और सोने, तांबे और सोने के आभूषण मिले हैं, जो हजारों साल से क्या थे, यहाँ छिपे हुए थे। और बात करें कि जो यूपी का सिनौली है, यूपी का सिनौली, यहाँ पे क्या हुआ था 2018 में, यहाँ पर 2018 में कांस्य युग की क्या मिली थी, एक पहिया गाड़ी मिली थी। तो जिसे लोगों ने क्या कहा था कि घोड़ों द्वारा नीचे खींचा गया रथ के रूप में उसकी पहचान की थी। तो इसी से क्या किया जा रहा है, इसी की तरह इसको बताया जा रहा है कि जैसे यूपी में सनौली, यूपी के सनौली में मिली थी, इसी की तरह ये बताया जा रहा है। क्लियर? अगर बात करें राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी की खुदाई किसने की थी, राखीगढ़ी की, मेन राखीगढ़ी की बता रहे हैं, इसकी खुदाई किसने की थी, तो अमरेंद्र नाथ ने की थी, अमरेंद्र नाथ ने की थी। क्लियर? और अगर सिनौली, जैसे मैंने यूपी का सिनौली नाम लिया, उसकी खुदाई किसने की थी, वी आर शर्मा, और किसने मिलकर की थी, और एस के मंजुल ने की थी। क्लियर? इतना आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी जो कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण यहाँ से मिले थे, तो राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे, घग्गर नदी, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, घग्गर नदी के। क्लियर होगा। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना कि तांबे और सोने के आभूषण भी मिले हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर पूछ ले जुता हुआ खेत कहाँ मिला है, जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जुते खेत के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो राजस्थान के कालीबंगा में, राजस्थान के कालीबंगा में। कालीबंगा का मतलब पता है क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, काली मतलब काला कलर हो गया, ब्लैक, और बंग मत चूड़ी, तो काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा प्लेस है, स्थान है, जहाँ पर जो है दुर्ग, वैसे दुर्ग दो तरह के मिलते थे, एक पश्चिमी दुर्ग, एक पूर्वी दुर्ग, यानी पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे 3 तरह के मिले हैं, ऐसा कौन सा है जहाँ पर जो दुर्ग है वो 3 भागों में बटा हुआ है, ये और बीच में मध्यमा वाला भी है, तो वो कौन सा जगह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है मैंने आपको, ये है धौलावीरा। क्या है, धौलावीरा। क्लियर। और अगर ये पूछ ले मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मन के बनाने का कारखाना पूछ ले तो चनहूदड़ो है। क्लियर। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगी, थोड़ा सा समय मिल जाए तो वहाँ सारे डिस्कस कर दूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप उसको एक बार सीरीज देख लेंगे तो यहाँ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा वो स्किप नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को ज़्यादा नहीं खींचते हैं। ऑपरेशन दूधी में जीवित सैनिकों को किसके द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, ये असम राइफल्स के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, असम राइफल्स के द्वारा। ये ऑपरेशन दूधी जो यहाँ पे नाम लिया गया, ये था क्या एक्चुअली, तो यहाँ पर असम राइफल्स के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया था। ये ऑपरेशन दूधी जो ऑपरेशन था, ये किसके द्वारा किया गया था, असम राइफल्स के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था, जम्मू कश्मीर में किया गया था। कब किया गया था, 1990 से 92 में किया गया था। 1990 से 92 में ये किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, जो 15 सैनिक की टीम थी हमारे, इसमें 15 सैनिक की टीम थी, और इसने क्या किया था, इन टीम ने 72 पाकिस्तान जो ट्रेंड आतंकवादी थे उनको मार गिराया था। तो ये देखा जाए तो किसी भी जो सुरक्षा बल है हमारा, उसके द्वारा अब तक चलाया गया सबसे सफल, वो भी कैसा सफल, आतंक रोधी अभियान है, आतंक रोधी अभियान। तो ये जम्मू कश्मीर में कौन सा असम राइफल्स के द्वारा चलाया गया था, आतंक रोधी अभियान था, जो 1990 से लेकर के 1992 में ये चलाया गया था। और हमारी जो 14 टीमों की जो बटालियन थी, उसने 72 आतंकवादियों को मार गिराया था, बाकी को गिरफ्तार कर लिया था। और ये अब ऑपरेशन की बात करें तो 3 मई एग्जैक्ट बताएं, तो
3 मई 1991 को ये क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। तो इतना ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरोध के लिए यह असम राइफल्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था 3 मई 1991 में, जिसमें 72 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो इसी में क्या कह रहा है कि इसी में जो जीवित सैनिक बचे उनको सम्मानित करने के लिए ये असम राइफल के द्वारा क्या किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है कार्यक्रम। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये पूछा जाए कि ये जो असम राइफल्स है इसका पुराना नाम क्या था, तो कछार लेवी। क्या था, कछार लेवी, कछार लेवी। और इस असम राइफल को, एक मिनट, इस असम राइफल को उत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है, उत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है असम राइफल को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है मेघालय के शिलोंग में। कहाँ है, मेघालय के शिलोंग में। मिलान की कैपिटल शिलोंग है, तो यहीं पर इसका है। तो बस ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा देश बन गया है, तो वो है साउथ कोरिया। कौन सा है, साउथ कोरिया। तो ये जो साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया है, ये नाटो के साइबर कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया, साउथ कोरिया बन गया। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो इसका में शामिल होना पहले एशियाई देश ये बन गया है। और इसकी देखा जाए कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2008 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी। क्लियर। और इसमें देखा जाए तो टोटल ये जो सेंटर है एक्सीलेंस जो है आपका, इसको अगर शॉर्ट में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, CCDCOE, मतलब कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्लियर। तो इसमें देखा जाए तो टोटल सदस्य कितने शामिल हैं, 32 सदस्य शामिल हैं, जिसमें 20 इस 32 में से 27 जो है वो नाटो के हैं, जिसमें 27 नाटो के हैं, बाकी 5 जो है वो गैर नाटो राज्य इसमें शामिल हैं। क्लियर। और दक्षिण कोरिया जो है, साउथ कोरिया जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, साउथ कोरिया ने लॉक्ड शील्ड्स 2022 में भाग लिया है। और यह दुनिया में, ये जो लॉक्ड शील्ड्स है, यह पूरे दुनिया की बात किया जाए, वर्ल्ड की बात किया जाए तो यह वर्ल्ड में सबसे बड़ा और क्या है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लाइव फाइबर साइबर रक्षा अभ्यास है। कहा जाए तो सबसे बड़ा, सिंपल में कहा जाए तो सबसे बड़ा क्या है, साइबर रक्षा अभ्यास है, जो क्या कर रहा है 2020 से ही लगातार 2 सालों से ये भाग ले रहा है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना। और दक्षिण कोरिया जब इसमें शामिल हो गया है तो इसके शामिल होने से क्या होगा, जो नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया है, उसके कारण जो साइबर सुरक्षा में खतरा की संभावना हो रही थी, उसका मुकाबला करने में अब क्या होगा, ये हेल्प करेगा। अब बात करते हैं, आ जाते हैं नाटो की तरफ, जो कि नाटो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाटो का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाए उत्तरी अटलांटिक गठबंधन। और इसमें क्या है, टोटल 28 यूरोपियन देश हैं, 28 जो हैं यूरोपियन देश हैं, और 2 इसमें क्या हैं, उत्तर अमेरिका के देश हैं, उत्तर अमेरिका के, यानी टोटल देखा जाए तो इसमें नाटो में 30 देश हैं, जिसमें नाटो को लेकर के ही ये क्या नाम था, यूक्रेन और रशिया दोनों में इतने दिन से चल रहा है, ठीक है, विवाद चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नाटो से क्वेश्चन तो 100% पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इतना चल रहा है तो करंट में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूछेगा ही। नाटो को फ्रेंच में ओटन कहते हैं, जो पूरी तरह से क्या है, ओटन कहते हैं फ्रेंच में, जो नाटो का क्या है, पूरी तरह से उल्टा रूप है। ये नाटो का उद्देश्य क्या है कि जो राजनीतिक है और सैन्य साधन है, उनके माध्यम से अपने जो इसमें सदस्य देश हैं, 30 सदस्य देश हैं, तो इन सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की क्या करना है, गारंटी प्रदान करना है। और इसका गठन कब हुआ था, 1949 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है, तो ये बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। ये सब तो कई बार बता चुके हैं, तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है, तो पीएम वाणी का संबंध किससे है, वाईफाई से है। पीएम वाणी का संबंध किससे है, वाईफाई से है। अब चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये जो
दिया है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो पीएम का मतलब तो प्रधानमंत्री ही होगा, क्लियर। प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रधानमंत्री नहीं प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में कहा जाए, प्राइम मिनिस्टर। और डब्ल्यू का मतलब वाईफाई, वाईफाई। ए का मतलब एक्सेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, नेटवर्क इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, क्लियर। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव, यानी कि क्या कहा जाए इसको, तो ये किससे संबंधित, पीएम यानी वाईफाई से संबंधित है। इसका मतलब यही है कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए कोई शुल्क, लाइसेंस शुल्क नहीं होगा, क्लियर। क्या होगा, कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा। मतलब देश में जो, इससे क्या होगा, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे क्या होगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का प्रसार, आय में वृद्धि, रोजगार और लोगों के सशक्तिकरण में क्या होगी, मदद मिलेगी। तो बस ये ध्यान रखना, पीएम वानी का योजना का संबंध किससे है, वाईफाई से है। अगर ये पूछ ले वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है तो आप बता सकते हैं, वायरलेस, 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 एक मिनट, फिडेलिटी है, ATY है, क्लियर, FIDELITY, क्लियर। ये हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बस यही है कि सार्वजनिक स्थान पर, इसका मतलब यही है, उद्देश्य यही कि सार्वजनिक स्थान पर क्या किया जाए, वाईफाई की सुविधा पहुंचाई जाए। किस राज्य में 12 मई 2022 को उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया। क्यों किया गया है गुजरात में उत्कर्ष समारोह का आयोजन, तो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार ने, राज्य सरकार के द्वारा 4 योजनाएं जो हैं, 4 योजनाएं, राज्य सरकार के द्वारा 4 योजनाओं के, 4 योजनाओं के क्रियान्वयन का सफल संचालन, वो भी कितना, 100% हो जाने पर। तो ये जो गुजरात राज्य सरकार है उनके द्वारा 4 योजनाएं जो थी उनका 100%, 100% उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाने से, सफलतापूर्वक हो जाने से इसका क्या किया गया, इस उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया है। बस यही इसका मतलब है, बाकी कुछ इसमें खास है नहीं। तो इसका संबोधन किसके ने किया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और वो 4 योजनाएं जो 100% क्रियान्वयन जिसका किया गया है वो कौन सी है, गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना है, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना है, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना है, कुटुंब सहाय योजना है। तो ये सारा है। अब गुजरात नाम आ ही गया तो गुजरात से संबंधित एक करंट न्यूज़ मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक मूर्ति का लोकार्पण किया गया है, वो भी 108 फीट है। वो क्या है, गुजरात के, वो भी कहाँ पर, मोरबी में। वो क्या है, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की मूर्ति, ठीक है, गुजरात के मोरबी में, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे हाल ही में पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया, ममता बनर्जी को किया गया है। पश्चिम बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, उन्हीं को उनकी जो साहित्यिक खोज है, साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। और इसे इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा ये शुरू किया गया। यह पुरस्कार जो है, जो साहित्य अकादमी देती है यह पुरस्कार, तो बनर्जी को उनकी पुस्तक, उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है, उसका नाम लिख लीजिए, कविता बिटान, कविता बिटान के लिए ममता बनर्जी को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कविता बिटान पुस्तक है, ये पश्चिम बंगाल के जो सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए ये पुस्तक क्या है, अर्पण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तो चलिए बस इतना ही इसमें जानिए, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। हाँ, अभी कल मैंने डिस्कस किया था पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया। मेन रूप से देखा जाए तो दानिश सिद्दीकी वाला क्वेश्चन तो 100% आपके उसमें बैठा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, वो मिलेगा। तो दानिश सिद्दीकी को क्या क्या दिया गया था, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, और बाकी 3 दिया गया था, वो आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने वीडियो में बताया हुआ था लेक्चर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री पद की 12 मई 2022 को शपथ किसके द्वारा ली गई, तो किसके द्वारा ली गई है, रनिल विक्रमसिंघे के द्वारा ली गई है। चलिए दिखा दे रहे हैं, यहाँ का मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है, ये देखिए क्या कह रहा है, रनिल विक्रमसिंघे बने हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। तो ये देखना है कि ये किस पार्टी के हैं, ये जो रनिल विक्रमसिंघे हैं ये किस पार्टी के हैं, तो यूनाइटेड नेशनल पार्टी के हैं, यूनाइटेड नेशनल
पार्टी के तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पहले क्या नाम था उनका, ये देखिए यहाँ लिखा महिंद्रा राजपक्षे। तो उन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफ़ा दे दिया और अभी जो हैं ये बने हैं। तो ये मैंने दे दिया। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, यूनाइटेड नेशनल पार्टी के 73 वर्षीय विक्रम सिंघे को राष्ट्रपति कार्यालय में एक समारोह में उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। इससे पहले दोनों ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए नई सरकार बनाने के विषय पर बंद कमरे में बातचीत की। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप ध्यान रखिएगा। अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, रनिल विक्रमसिंघे। अभी राष्ट्रपति के उस पर भी अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, तो वो भी जब न्यूज़ में आएगा तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ये जो क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान, भारत ऊपर है, ठीक है, पाकिस्तान ये पाकिस्तानी श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, जो दोनों को अलग करती है, वो कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। तो इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। तो भारत का ये नीचे वाला तमिलनाडु और ये श्रीलंका, तो कभी कभी भारत नहीं बल्कि तमिलनाडु दे देगा, केरल दे देगा, कुछ ऐसे दे, तो आपको तमिलनाडु ध्यान रखना है, क्लियर। और ये मन्नार की खाड़ी कैसी है, एक उथले पानी की खाड़ी है जो क्या करती है, इस साइड आपका जो हिंद महासागर नीचे है, तो हिंद महासागर में, और लक्षद्वीप सागर इधर है, हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का ये क्या करते हैं, निर्माण करती है। और ये खाड़ी जो है भारत के दक्षिण पूर्व सिरे, भारत का जो दक्षिण पूर्व है वो सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच क्या है, वो मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मैप है, मैं दिखा दूंगी। लोग मई 2022 का मुख्य चुनाव आयुक्त, आपके एग्जाम में ये बैठा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया है, राजीव कुमार को किया गया। तो ये जो है देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति इसमें नियुक्त, ये राष्ट्रपति ने क्या किया है, चुनाव आयोग के सबसे नियुक्ति कौन करता है, पहले ये तो आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। नियुक्ति इनकी कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये कब से अपना पद संभालने वाले हैं, 15 मई से संभालने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो 14 मई को क्या होगा, इनसे पहले जो सुशील चंद्रा जी हैं उनका क्या है, कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो 15 मई से ये उस पद को संभालने वाले हैं। और इनका कार्यकाल कब तक होगा, 2025 तक होगा, क्लियर। और इसका जो कार्यकाल होता है, ये ध्यान रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले, आगे जाने से पहले क्या कर लेते हैं, ये जो ये निर्वाचन है, निर्वाचन ये किस आर्टिकल, संविधान के हमारे किस आर्टिकल में है, तो 324 से लेकर के 329 से पूछता है कि 324 किससे संबंधित है, हमारे निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और इसका गठन कब हुआ था, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, गठन ये हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पूछ ले कि पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही हैं भारत की, तो कौन रही हैं, रमा देवी रही हैं। और ऐसे पूछ ले कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो वो थे सुकुमार सेन थे। और अब इसके पहले कौन थे, अभी सुशील चंद्रा मैंने बता ही दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मतदान जो क्या किया गया था, किससे उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू की गई थी, तो वो की गई थी आपका 61वां संशोधन के तहत की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट क्वेश्चन भी है ये, बायोगैस से चलने वाला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का 9 मई 2022 को उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई में। तो ये बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो कि उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। तो ये इस स्टेशन से क्या होगा, जो इसके आसपास के क्षेत्र से एकत्र किए गए होंगे, खाद्य अपशिष्ट, ये ध्यान रखना आपको, ये पॉइंट याद रखना है कि खाद्य अपशिष्ट से क्या किया जाएगा, कितने यूनिट की बिजली, 220 यूनिट की बिजली उत्पन्न इससे की जाएगी। तो इस खाद्य अपशिष्ट से क्या किया जाएगा, वो बायोगैस तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना क्लियर बहुत ही अच्छे से हो गया होगा। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो जो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, आदित्य उद्धव ठाकरे, उन्होंने ही इसको किया है। और ये मुंबई में एक क्या नाम है, हाजी अली के पास एक केशवराव खड़े रोड पर
देश का पहला जैविक कचरा संचालित ये ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। और इसमें ये जो परियोजना है, ये जो बृहन मुंबई नगर निगम और एरो केयर, मैं लिख दे रही हूँ, एरो केयर क्लीन एनर्जी और बृहन मुंबई नगर निगम, इनके बीच क्या है, एक संयुक्त उद्यम है ये। और ये ईवी चार्जिंग प्लांट जो है मीनाताई ठाकरे पार्क में अपशिष्ट ऊर्जा इकाई से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो ये सारे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। और हाँ, ये एक और ध्यान दीजिए, माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो चलिए कल का रिविज़न करते हैं फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाते हैं। मंकी पॉक्स की पुष्टि हाल ही में एक ब्रिटेन से हुई थी, जो कि नाइजीरिया का क्या था, स्थानीय था, लोकल था, और ब्रिटेन में इसकी पुष्टि हुई है। 16 मई 2022 को किस राज्य का मांगर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन जाएगा? महाराष्ट्र। मिड डे मील के साथ ये स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। 2022 से 24 तक की अवधि के लिए क्या नाम है इसका? एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया, भारत को चुना गया है। किस राज्य में हाल ही में 80 से ज़्यादा बच्चे टोमेटो फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं? केरल। एम प्राइम प्लेबुक को 10 मई 2022 को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। किसे आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है 9 मई 2022 को? केशव महाराज को और एलिसा को। और कौन सा राज्य भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल हाल ही में कहाँ खोला गया? वियतनाम। और ये देखिए, 1 जीवित सैनिक को सम्मानित किया जा रहा है, वही जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपको, ऑपरेशन दूधी, उसके तहत। ये देखिए, गुवाहाटी 1991 में असम राइफल्स ने जम्मू और कश्मीर में एक ही आतंकवाद विरोधी अभियान में 72 आतंकवादियों को मार गिराया था, तो इसमें सम्मानित किया गया। और ये मैंने दे दिया एसोसिएशन ऑफ एशियन, जो मैंने कल डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, आज मैंने दे दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं PDF शेयर कर दूँगी। ये देखिए, सारा मैंने दे दिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और टमाटो फ्लू भी दे दिया है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। फ्लू का नाम लाल छाले के कारण पड़ा है, ठीक है। और ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मैंने कल बता ही दिया है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। बधिर ओलंपिक दीक्षा ने हासिल किया है गोल्ड मेडल। भारतीय गोल्फर हैं दीक्षा डागर, इन्होंने बधिर ओलंपिक की गोल्फ प्रतियोगिता की फाइनल में अमेरिका की एशलिन ग्रेस को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है इनका? दीक्षा डागर। और ये मैप है, ये देख लीजिए, ये भारत का और ये आपका विश्व का। तो चलिए, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। और ये लेक्चर मैं 15 मई तक ही चलाने वाली हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स के लेक्चर आपके कब से आने वाले हैं? जुलाई से आएंगे। क्यों? क्योंकि इधर जो आपके PCS के पेपर हैं, UPSC के पेपर हैं, और भी जो पेपर हैं छोटे मोटे, ठीक है, उसमें आपके इतने करंट अफेयर्स से काम चल जाएगा। मेन रूप से आपको पिछले 6 महीने के लेक्चर को देखना है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जनवरी से उठाइए, सारा देख लीजिए, 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी दे रही हूँ। हाँ, एक जो 2-3 क्वेश्चन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कोई भी पढ़ा देगा, 2-3 क्वेश्चन सबसे स्किप हो ही जाता है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे प्रोवाइड करा दिए। आप देखिए और सॉल्व करिए, बस आपको एक बार देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी देखने की। बाकी छोटे छोटे करके वीडियो में डालती रहूँगी, ताकि आप उसको रिवीजन करते रहिए। बाकी 15 तक ही ये लेक्चर चलने वाला है, उसके बाद जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर से वो नए सिरे से चलेगा। और अभी बस जितना बता दिया गया इतना देखिए और अच्छे से देखिए, क्योंकि जो इतने में से अगर आप कर लेंगे तो आपके जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल और फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। बस आपका जो काम है वो प्लीज़ कर दिया करिए, लाइक करना, शेयर करना, और क्या करना, जो नए व्यूवर्स हैं उनका सब्सक्राइब करना। तो चलिए, थैंक यू सो मच।